नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज नेपाल के लुम्बिनी में है प्रधानमंत्री मोदी, पीएम देवबा से चल रही है मुलाकात। ज्ञान व्यापी में जाने से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता को रोका गया, सर्वे की जानकारी बाहर देने का आरोप। अमेरिकी पत्रिका का दावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को है ब्लड कैंसर। आज 14 देशों के भारत के मिशन प्रमुखों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा, विदेशों तक पहुंचाएंगे पार्टी के काम को। और अब सिविक एजेंसियां भी जांच के दायरे में, पुलिस करेगी पड़ताल, सियासी बयानबाजी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल यात्रा पर हैं। वह गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का दौरा कर रहे हैं। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ बैठक भी उन्होंने कर रहे हैं। पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक नेपाल में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर से लुम्बिनी के लिए रवाना हुए। वह नेपाल में पीएम शेर बहादुर देउबा से उनकी अब मुलाकात चल रही है। इसके अलावा नेपाली विदेश मंत्रालय के सूत्र का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री के लुम्बिनी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इससे शैक्षणिक सांस्कृतिक संबंध और गहरे भी होंगे। भारतीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक फाउंडेशन लुम्बिनी, बौद्धिस्टिक यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के साथ एक व कमांडो यूनिवर्सिटी संघ 3 MOU करेगा और काठमांडू VVIIT चेन्नई 2 अन्य AMU करेंगे। देश की आजादी के बाद मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली से लेकर निर्माण स्थली तक इस महत्वपूर्ण तिथि पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक कुशीनगर से वह हेलीकॉप्टर से फ्लीट से नेपाल की लुम्बिनी पहुंचे। यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसके बाद पीएम का हेलीकॉप्टर वापस शाम को 4 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जिससे वो वापस लखनऊ पहुंचेंगे। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में आज लगातार तीसरे दिन सर्वे किया गया। आज सर्वे का आखिरी दिन था और माना जा रहा है कि सर्वे का काम कुछ ही घंटों में पूरा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सर्वे में शामिल हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रामप्रसाद सिंह को ज्ञान व्यापी में जाने से पुलिस ने रोक दिया था। सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप में उन पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन अस्वस्थ होने के कारण पहले ही निकल गए। बाकी टीम अभी सर्वे समाप्त करके वापस लौट चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आज तहखाने के अंदर एक बड़े हिस्से में सर्वे किया गया। वहीं ज्ञान व्यापी के गुम्मद की आज फिर से वीडियोग्राफी भी हुई और इसकी बनावट की हाई लेंस कैमरे से फोटोग्राफी भी की गई। शनिवार को भी इसका सर्वे किया गया था। अदालत के आदेश के बाद शनिवार और रविवार को 4-4 घंटे में 80 से 85% ही सर्वे हुआ। 17 मई को सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में पेश की जाएगी। शनिवार को तहखाने के अंदर एक हिस्से में मलबे व पानी की वजह से सर्वे की पूरी कार्रवाई नहीं हो सकी थी। वादी पक्ष ने मलबा हटाकर जांच करने की बात कही तो प्रतिवादी पक्ष ने ऐतराज किया था। आज इसी हिस्से का सर्वे किया गया। वीडियोग्राफी के विशेष कैमरों का इस्तेमाल किया गया और सर्वे को लेकर आज भी यहाँ पर जबरदस्त सुरक्षा दिखी। एक अमेरिकी पत्रिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की खबर दी है। पत्रिका न्यू लाइन्स ने रूसी नेता के करीबी एक कुलीन शख्स के हवाले से दावा किया। पुतिन की स्वास्थ्य को लेकर यह शख्स पश्चिम के एक वेंचर कैपिटलिस्ट से बात कर रहा था। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग पत्रिका के पास उपलब्ध है। वहीं एक पूर्व ब्रिटिश जासूस भी पुतिन के गंभीर रूप से बीमार होने की बात वो कह चुके हैं। क्रिस्टोफर स्टील नाम के इस व्यक्ति जो है वो पूर्व जासूस से स्काई न्यूज को कहा कि निश्चित रूप से हम रूस और दूसरी जगहों से अपने सूत्रों से जो सुन रहे हैं उसके अनुसार पुतिन गंभीर रूप से बीमार है। स्टील ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक डोजियर लिखा और आरोप लगाया था कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने दखल दिया था। रूसी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों का दौर तब शुरू हुआ जब पुतिन पिछले सप्ताह रूस के विक्ट्री डे उत्सव में बेहद कमजोर नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने परेड देखते हुए वह गहरे रंग का कपड़ा पैरों में डाले थे और इस दौरान वह द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धाओं के साथ बैठे थे। काले बॉम्बर जैकेट पहने हुए पुतिन खांसते हुए भी नजर आए थे।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में भाजपा को जानो पहल के तहत 14 देशों के भारत के मिशन प्रमुखों के साथ चर्चा करेंगे। विदेशों तक भाजपा के काम को बताने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल के तहत दूसरी बार जेपी नड्डा 14 देशों के प्रमुख के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर विशेष रूप से विदेशी लोगों को पार्टी की ऐतिहासिक यात्रा और जारी गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए पहल शुरू की थी और तब 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत की गई थी। पार्टी ने एक बयान में कहा कि वह भविष्य में भी विदेशी राजनीतिकों के छोटे समूहों के साथ इस तरह की चर्चा जारी रखने का इरादा रखती है। बयान के मुताबिक विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों के साथ प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान की भी योजना बनाई जा रही है और इसके मुताबिक इस पहल के जरिए पार्टी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संरचना और जारी गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी पेश करेगी। मुंडका इलाके की जिस इमारत में हादसा हुआ वह भ्रष्टाचार की एक मिसाल है। यदि सिविक एजेंसियां अपना काम ठीक से करती हैं तो शायद हादसे में इतने लोगों की जान नहीं जाती। नियमों के अनुसार लाल डोरे की किसी भी जमीन पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा सकती। कुछ मामलों में फीस चुकाने के बाद, लैंड यूज चेंज करने के बाद इसकी इजाजत भी दे दी जाती है, लेकिन मुंडका की इस इमारत में ना तो लैंड यूज बदला गया था और ना ही नगर निगम को इमारत को लेकर कोई लाइसेंस दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने बिल्डिंग को सील करने के आदेश दिए थे, लेकिन आरोपी ने निगम अधिकारियों से मिली भगत कर इस बिल्डिंग को दोबारा डिसील करवा लिया था। मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली पुलिस सरकार व नगर निगम के उन विभागों की भूमिका की जांच करेगी जिनकी मिली भगत यहां अवैध गतिविधियां चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि नगर निगम और दिल्ली सरकार के DSIIDC विभाग को पत्र लिखकर जल्द ही इस संबंध में पूछा जाएगा। मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि मनीष लाकड़ा के पिता बलजीत लाकड़ा ने वर्ष 2011 में इस इमारत की जगह को खरीदा था। बाद में इस पर निर्माण करा दिया गया, लेकिन यह जगह लाल डोरे की थी। इस पर किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकती थी। बावजूद इसके यहाँ पर कॉमर्शियल गतिविधियां जारी की गई। पिता की मौत के बाद वर्ष 2016 में इमारत का मालिकाना हक मनीष, उनकी मां सुशीला और पत्नी सुनीता के नाम पर हो गया। सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2016 में ही आरोपी मनीष ने MCD अधिकारियों से मिली भगत करने के बाद इमारत में कॉमर्शियल गतिविधियों का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज नेपाल के लुम्बिनी में है प्रधानमंत्री मोदी, PM देवबा से चल रही है मुलाकात। ज्ञानव्यापी में जाने से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता को रोका गया, सर्वे की जानकारी बाहर देने का आरोप। अमेरिकी पत्रिका का दावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को है ब्लड कैंसर। आज 14 देशों के भारत के मिशन प्रमुखों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा, विदेशों तक पहुंचाएंगे पार्टी के काम को। और अब सिविक एजेंसियां भी जांच के दायरे में, पुलिस करेगी पड़ताल, सियासी बयानबाजी जारी। कभी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बार पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। हाल ही में आतंकवादियों द्वारा एक सरकारी कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग की साजिश को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अब कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है और इसके तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात हिंदू कर्मचारियों की तैनाती सुरक्षित जिलों और तहसील मुख्यालयों में की जाएगी। इसके साथ ही गवर्नर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों व उनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत नियुक्त कर्मियों के कल्याण व सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों का भी चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर सरकार की नई रणनीति के तहत पहले चरण में
59 कर्मचारियों की सूची प्रशासन द्वारा तैयार की गई है। इन कर्मचारियों को सुरक्षित जिलों या तहसीलों में 8 से 10 दिन के भीतर तैनाती दे दी जाएगी। इतना ही नहीं, इन कर्मियों को कार्यस्थलों के साथ ही कैंपों और किराए पर रह रहे स्थानों पर भी सुरक्षा के सभी पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। वहीं उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि कर्मियों की पदोन्नति के मामले में प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे जल्द ही इन मामलों पर गौर कर उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के लिए उपराज्यपाल सचिवालय में विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। और इस बीच भाजपा का प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने आतंकियों द्वारा कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट बनाए जाने पर चिंता भी व्यक्त की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए जमैका पहुंचे। उनके नारमन मैनिले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किंगस्टर पर उतरते ही जोरदार स्वागत हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। भारतीय मूल के लोगों ने जमैका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलिन्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रियल एडमिरल एंटोनेट वेमिस गॉर्मन, जमैका के गवर्नर जनरल पैट्रिक लिंटन एलन, जमैका में भारत के उपायुक्त आर मसाकुई और उनकी पत्नी जिग चार वांग रुंगसुंग राष्ट्रपति कोविंद के स्वागत के लिए उपस्थित थे। राष्ट्रपति 15 से 21 मई तक 2 कैरिबियाई देशों के दौरे पर हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति कोविंद भारत के ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो इन देशों की यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी यहां संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। जमैका में 70,000 की जनसंख्या में प्रवासी भारतीय हैं जो भारत के साथ एक जीवंत सेतु का काम करता है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान ही भाकियू में एक और बड़ी फूट की पटकथा लिखी जाने लगी थी। दरअसल खुद को संगठन से अलग करने वाले पदाधिकारियों का मानना था कि भाकियू में अधिकारियों का पूरी तरह से केंद्रीकरण हो गया है। बाकी पदाधिकारियों की अनदेखी की जा रही है। भले ही नरेश टिकैत भाकियू के अध्यक्ष है, पर सारे फैसले प्रवक्ता राकेश टिकैत ही लेते हैं। पदाधिकारियों को भी अलग अलग रखा गया है। हालांकि नरेश व राकेश दोनों आरोपों को गलत बता रहे हैं और कहते हैं कि भाकियू सबकी है। भाकियू संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत 2011 में दिवंगत हुए थे। इससे पहले भी और बाद में भी कई बार भाकियू टूटी। इससे भाकियू, भानु, लोकशक्ति, महाशक्ति, स्वराज, अम्बावत, असली, अवध तोमर समेत कई संगठन बने। पर इस बार की फूट भाकियू को बड़ा झटका लगा है। इस बार एक साथ काफी संख्या में 25 से 30 साल पुराने दिग्गजों ने यूनियन को अलविदा कहते हुए नया संगठन बना लिया। दावा है कि वास्तव में भाकियू को महेंद्र टिकैत ने अराजनैतिक बनाया था, पर अब यहाँ राजनीति हो गई है। हम बात कर रहे हैं कि जितने भी अहम पदाधिकारी नए संगठन में वे अपने अपने क्षेत्र में भाकियों की रीढ़ रहे हैं। यह बात राकेश टिकैत खुद स्वीकारते हैं। चाहे लखनऊ में हरिनाम सिंह वर्मा हो या फतेहपुर में राजेश चौहान, अलीगढ़ के अनिल तालान हो या श्याना के मांगे राम त्यागी, सभी का संगठन में अहम रोल था। धार्मिक मलिक तो 25 साल यूनियन से जुड़े रहते हैं। आकाशवाणी इलाहाबाद का लखनऊ में विलय किसी भी समय किया जा सकता है और इसके संकेत मिलने लगे हैं। वर्ष के शुरुआती दौर में जहां इस केंद्र के प्रसारित होने वाले विविध भारती के 17 घंटे के कार्यक्रमों में 13 घंटे की कटौती कर दी गई थी, वहीं अब अधिकार भी सीमित कर दिए गए और इसके तहत इलाहाबाद के वित्तीय और प्रशासनिक काम वाराणसी केंद्र को सौंप दिए गए। इसे अब इलाहाबाद केंद्र की ओर से किसी भी कार्यक्रम के कवरेज और रिकॉर्डिंग के लिए पहले वाराणसी केंद्र से अनुमति लेनी पड़ रही है और इस आदेश के बाद यहां तैनात स्टेशन इंजीनियर और प्रोग्राम हेड समेत अन्य अफसरों के हाथ बंद गए। इलाहाबाद आकाशवाणी का अब किसी भी समय विलय किया जा सकता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी कि 1026 किलो हर्ट्ज पर विविध भारती के FM चैनल 100.3 हर्ट्ज के विलय के बाद अब इस केंद्र की वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी ले लिए गए। यहाँ तैनात स्टेशन इंजीनियर देवेश कुमार श्रीवास्तव और वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार इनसे छीन लिए गए हैं। आकाशवाणी इलाहाबाद के वित्तीय और प्रशासनिक कार्य अब वाराणसी में तैनात उप महानिदेशक अभियंत्रिक राम भोग सिंह को सौंप दिए गए। अधिकारों में कटौती कर दी गई है। अब वित्तीय और प्रशासनिक अनुभाग से जुड़े कामों के लिए वाराणसी केंद्र की अनुमति लेनी पड़ेगी। हालात ये हैं कि प्रयागराज और आसपास के इलाकों में होने वाले किसी कार्यक्रम के कवरेज के लिए अगर आकाशवाणी की टीम भेजना होगा तो इसके लिए भी पहले उप महानिदेशक अभियांत्रिक की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही कहीं जा सकेंगे।
रूसी सेना के कब्जे वाले यूक्रेन के पूर्वी इलाके में जो है एक जबरदस्त हमला किया गया है। स्थानीय गवर्नर ने बताया है कि पूर्वी इलाके में रूसी सेना पर यूक्रेनी बल जो है वो भारी पड़ रहा है और उसने रूसी सेना पीछे धकेल दी है। दूसरी ओर रूसी सेना ने दोनबास इलाके में हमले तेज कर दिए और अजोवस्टल स्टील फैक्ट्री पर बम बरसाए जा रहे हैं। उत्तर से कीव तक पहुंचने में नाकामी के बाद रूसी सेना ने उत्तर पूर्व और जो है दक्षिण पूर्व में हमले तेज कर दिए हैं। अब रूस पूरे दोनबास इलाके में कब्जा करना चाहता है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूसी सेना को यूक्रेन से कड़ी चुनौती मिल रही है। इजियम और खार्किव में यूक्रेनी सेना के हमलों की वजह से रूसी सेना दोनबास की घेराबंदी में कामयाब नहीं हो पा रही। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि दोनबास सहित सैन्य स्थलों की एक श्रृंखला पर हमला किया गया था। इसमें 100 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास में रूस के सैनिक मुश्किल में है। अमेरिका और यूरोप रूसी हमले के खिलाफ लगातार यूक्रेन की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज नेपाल के लुम्बिनी में है प्रधानमंत्री मोदी, पीएम देवबा से चल रही है मुलाकात। ज्ञान व्यापी में जाने से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता को रोका गया, सर्वे की जानकारी बाहर देने का आरोप। अमेरिकी पत्रिका का दावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को है ब्लड कैंसर। आज 14 देशों के भारत के मिशन प्रमुखों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा, विदेशों तक पहुंचाएंगे पार्टी के काम को। और अब सिविक एजेंसियां भी जांच के दायरे में, पुलिस करेगी पड़ताल, सियासी बयानबाजी जारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार ने 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल ली है। वह 1 सितंबर 2020 से बतौर निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग से जुड़े हुए थे। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है, जो शनिवार शाम से सेवानिवृत्ति हो गए। उनके समक्ष पहली जिम्मेदारी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की होगी। राजीव कुमार 1 सितंबर 2020 से चुनाव आयुक्त के रूप में चुनाव आयोग में कार्यरत है। चुनाव आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2020 में बिहार की राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए। मार्च में कोविड संक्रमण के बीच असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। राजीव कुमार का जन्म 19 फरवरी 1960 को हुआ था। वे 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में 36 साल तक काम किया है। केंद्र के कई मंत्रालयों के अलावा उन्होंने अपने बिहार झारखंड कैडर में भी लंबे समय तक सेवाएं दी। राजीव कुमार बीएससी के साथ वकालत से एलएलबी, बीजीडीएम और लोक नीति से एमए उन्होंने किया है। और इसके अलावा उन्होंने सामाजिक पर्यावरण, वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया। शंघाई सहयोग संगठन के तत्वाधान में आज नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना वार्ता हो रही है। इस बैठक में पाकिस्तान का भी 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आया है। भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। एससीओ की यह प्रमुख आतंकवाद विरोधी बैठक आज सुबह शुरू हुई और इसमें एससीओ के सभी सदस्य भाग लिए। पाकिस्तान का एक अंतर मंत्रालयीन प्रतिनिधिमंडल शनिवार को वाघा सीमा के रास्ते भारत पहुंचा। द एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल जो है 20 मई तक भारत में ही रहेगा। पिछले महीने एससीओ सदस्य देशों के उप विदेश मंत्रियों ने मॉस्को से परामर्श किया था। उसमें उन्होंने अफगानिस्तान में जल्द से जल्द एक समावेशी सरकार के गठन की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद देश गंभीर स्थिति का सामना कर रहा था। तालिबान के सत्ता में आने के कारण अफगानिस्तान में आर्थिक अव्यवस्था और भोजन की कमी हुई, जिसने देश को मानवीय संकट के कगार पर धकेल दिया। इससे पहले नवंबर में अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता एक विस्तृत प्रारूप में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, तजाकिस्तान ने जो है उनके सचिवों ने हिस्सा लिया था।
केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 31 मई कर दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आदेश की प्रति ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी, जब किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए 15 दिनों का और समय मिल गया है। इस साल अनुकूल मौसम के कारण रबी फसल की उपज अच्छी हुई है, लेकिन देश के कई हिस्सों में गेहूं की जबरदस्त उपज के बाद भी किसान तय समय सीमा तक अपनी फसल नहीं बेच पाने की वजह से कुछ परेशान थे। गेहूं खरीद के लिए पहले से तय समय सीमा के अनुसार आज गेहूं खरीद की अंतिम तिथि थी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के सचिव के जारी पत्र को बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे गेहूं उत्पाद राज्यों की सरकार के पास भेज दिया गया। ऐसे में इन राज्यों के करोड़ों किसानों को गेहूं बेचने के लिए अब 15 दिन का और वक्त मिल गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से पहले ही मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों में गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ा दी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सहकारवा कृष्ण गोपाल ने कहा है कि हिंदू समावेशी है क्योंकि यह मानवता को विभाजित नहीं करता और हजारों वर्षों से इस मौलिक विचार और दर्शन के साथ जीने वाले हिंदू ही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व न केवल भारतीय एकता का प्रतीक है बल्कि वैश्विक एकता का भी प्रतीक है। हिंदुत्व मानवता को विभाजित नहीं करता, यह केवल विश्व कल्याण की बात करता है। हमारी सोच और व्यवहार समावेशी है। उन्होंने हिंदुत्व अर्थात भारतीय मुस्लिम विद्वेष नाम की पुस्तक के अनावरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जो विभाजित या बहिष्कृत करता है वह हिंदुत्व नहीं है। जो स्वयं की तलाश कर रहे हैं वो विभाजनकारी विचार रखते हैं, वे संकीर्ण सोच वाले हैं। गोपाल ने कहा कि भारत उन लोगों की भूमि है जिन्होंने अपने धर्म और राजनीतिक विचारों के बावजूद सभी को गले लगाया। आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस देश में इस तरह की विचार और विभाजनकारी सोच नहीं चलेगी। यह मेरा है और यह आपका, इस तरह के कोई भी तथ्य नहीं होने चाहिए। वह संकीर्ण सोच का उदाहरण है। धृतराष्ट्र महाकाव्य के दुर्योधन के पिता के पास भी यह विचार था और उन्होंने सबक मिला पुस्तक के शीर्षक पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुत्व केवल भारतीय एकजुटता का प्रतीक नहीं है बल्कि यह वैश्विक एकजुटता का प्रतीक है। देश में कोरोना के केस घटने लगे हैं। पिछले 4 सप्ताहों में इसमें बढ़ोतरी के बाद रविवार को इसमें गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में भी संक्रमण कम हो रहा है। देश में 9 से 15 मई के बीच यानी बीते सप्ताह कोरोना के 18,500 नए मामले दर्ज हुए, जबकि इसके पूर्व हफ्ते यानी कि 2 से 8 मई के बीच करीब 23,000 नए केस आए थे। साप्ताहिक आधार पर केस घटे हैं, लेकिन इस दौरान मौतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 से 8 मई के बीच 20 मौतें हुई थी, लेकिन 9 से 15 के बीच में 34 मौतें हुई। इसी वजह से दिल्ली में 16 मौतें रहीं। यह 27 फरवरी के बाद दिल्ली में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में बीते सप्ताह संक्रमण के मामलों में 37% की कमी आई है। गत हफ्ते दिल्ली में कोविड-19 के 6,104 नए मामले दर्ज किए गए हैं और ये इससे पूर्व सप्ताह के 9,694 से काफी कम है। इससे कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 का प्रकोप कम हो रहा है। एनसीआर में आने वाले हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज नेपाल के लुम्बिनी में है प्रधानमंत्री मोदी। पीएम देवबा से चल रही है मुलाकात। ज्ञान व्यापी में जाने से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता को रोका गया। सर्वे की जानकारी बाहर देने का आरोप। अमेरिकी पत्रिका का दावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को है ब्लड कैंसर। आज 14 देशों के भारत के मिशन प्रमुखों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। विदेशों तक पहुंचाएंगे पार्टी के काम को। और अब सिविक एजेंसियां भी जांच के दायरे में, पुलिस करेगी पड़ताल। सियासी बयानबाजी जारी। के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बौद्ध गया में वो बोध प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक ही तिथि, एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव
केवल संयोग मात्र नहीं था, इसमें बुद्धत्व का वो दार्शनिक संदेश भी है जिसमें जीवन, ज्ञान और निर्वाण तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। यही मानवीय जीवन की पूर्णता है और संभवतः इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि को चुना होगा। जब हम मानवीय जीवन को इस पूर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब हम खुद ही वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को जीने लगते हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः से लेकर भवतु सब्ब मंगलम